हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किया है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि आज ये आपकी एक तरह से पहली क्लास है भूगोल की, ये मतलब ज्योग्राफी की आपकी क्लास है। बिहार शिक्षक भर्ती में ये क्लास आपको काम आएगी। आप ये क्लास समीक्षा अधिकारी के लिए भी पढ़ सकते हैं। ये क्लासेस एपीएस का जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी ये क्लासेस को पढ़ सकते हैं। पेट का एग्ज़ाम देना है या यूपीएसआई का एग्ज़ाम है आपका, तो इन सभी के लिए ये क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो पॉलिटी हो, सभी के कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, चीज़ें वही रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर ज्वालामुखी का उद्भेदन या विस्फोट अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो वो अलग तरीके से होगा, और अगर आप छोटे एग्जाम यानी कि या फिर एसआई के लिए या पेट के लिए पढ़ रहे हैं तो वो अलग तरीके से होगा। या भूकंप में वेव्स निकल रही हैं, जैसे एल वेव्स पी वेव्स ये सब निकलती हैं, तो क्या आप अगर पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई अलग सी वेव्स थोड़ी आएंगी निकल, वो अलग थोड़ी निकलेंगी। सभी एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट वही रहता है, पढ़ना वही सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये हर एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा। तो आप ये वीडियोस को शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पढ़ने वाले साथी मित्र सभी लोग हैं, अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स में सब में शेयर करिए। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपको ये सेक्शन समझा देती हूँ। ये आपको यहाँ सबसे पहले आपको आगे यहाँ दिख रहा होगा मैप ऑफ इंडिया। ये पूरा इंडिया का मैप है। इधर साइड में जो आपको व्हाइट कलर का ब्लैंक पेज दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे, लिखने वाली चीज़ें रहेंगी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि मैप में लिखेंगे तो हमें चीज़ें दिखेंगी नहीं, जिस वजह से हम यहाँ पे लिखने का काम करेंगे और ये मैप में हम समझते रहेंगे। अगर आप लोग के पास एटलस हो तो आप एटलस अपने सामने खोल लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और अगर एटलस नहीं है तो जो आप अपने दीवार पे सामने आपने वो मैप लगा के रखा है, जिसे आप कभी देखते नहीं हैं, आज उसको देख लीजिए। वो भी बेचारा एकदम दुखी रहता है कि कभी हमारे ऊपर नज़र ही नहीं डालते, तो आज थोड़ा उसके ऊपर भी नज़र डालिए, देखिए। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो सारी चीज़ें आप मैप में देखने की कोशिश करिएगा, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ आएंगी। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम भारत के भूगोल के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें मैंने आपको 12 टॉपिक्स बताए थे, कुल मिला के कुल 12 टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। और ये 12 टॉपिक्स हर एग्ज़ाम में इन्हीं 12 टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो यानी कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि पेट हो, या फिर आपका कोई यूपी पीसीएस या बीपीएससी किसी का भी एग्ज़ाम हो, तो ये इन्हीं 12 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तो आप इन वीडियोस को एकदम आप सीरियसली लीजिए, ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो जो चीज़ें बोली जाए उन्हें नोट डाउन करते रहिए। क्योंकि एग्ज़ाम अभी आप क्लासेस ले लेंगे तभी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस टाइम पे ये नोट्स ही होंगी जो आपकी हेल्प करेंगी रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर रहे कि आप नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलती रहे। और अभी आपका ये मान लीजिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आपका ये सारी चीज़ें क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो उसमें क्योंकि जीएस आना ही है, वहाँ आएगा। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत सारा परिश्रम किया, अपने अपना 100% दिया, फिर भी नहीं हुआ बिहार शिक्षक भर्ती में, तो होप लूज नहीं करनी है। आगे ही आपका एपीएस का फॉर्म आया ही हुआ है, जिन्हें भरना है बहुत लोगों ने भर दिया, बहुत लोग अभी भर रहे हैं। फिर उसके बाद समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आना है, आप उसमें भर सकते हैं। यूपीएसआई का भी फॉर्म आने वाला है, तो वहाँ भर सकते हैं। तो वहाँ सब भी ये सारी चीज़ें काम आने वाली है आपको। तो यानी एक तैयारी से आपकी 3-4 एग्ज़ाम कवर अप हो जाएंगे, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अ, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी चलिए अभी क्लासेस आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा ही कि अ, मैं क्या बोल रही हूँ और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बताया था कि भारत का सामान्य परिचय, इसी टॉपिक से डिस्कस करेंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे अपनी क्लासेस की। तो भारत एक सामान्य परिचय, कहने में तो ये एक सामान्य परिचय है, लेकिन ये है बहुत ही विशिष्ट। ये सामान्य परिचय, इसी सामान्य परिचय से, भारत के ही सामान्य परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन
और सभी एग्जामों में बनते हैं, चाहे वो पेट का हो, पेट से भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और समीक्षा अधिकारी जैसे भी एग्जामों में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आपके जो ये बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया अभी बिहार शिक्षक भर्ती, इसमें भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बने थे, तो जिस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है हमारी ज्योग्राफी का। तो आज यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो भारत है, ये हमारे इंडिया का मैप है, नक्शा है, आप देख ही रहे हैं। भारत भारत की आपको संरचना ऐसी दिखेगी जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो इसी वजह से भारत को देखिए एक व्यक्ति की तरह ही ट्रीट किया जाता है, एक भारत माता बोला जाता है। ये इसकी संरचना है, और इसका एक तरह से पूरा पढ़ना है कि इसमें अब जो यहाँ नदियों का बहाव है वो एक तरह से पूरे भारत को नदियाँ जो सींच रही हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। तो भारत को आप जानते ही होंगे, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत अभी जो करंट में सर्वे हुआ है इसके अकॉर्डिंग भारत विश्व का पहला सबसे बड़ा देश बन गया है, लेकिन ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। तो ऑफिशियली नहीं बताया गया, जिस वजह से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप यही लगाएंगे ऑप्शन कि भारत विश्व का, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन कुछ ही टाइम में ऑफिशियली भी ये अनाउंस हो जाएगा कि भारत अब विश्व का पहला सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश बन गया है, ठीक है। और यहाँ यहाँ विश्व के कुल भूभाग का 2.4%, यानी कि ये जो भूभाग है यहाँ पे कितना है? 2.4% है। कुल विश्व के कुल भूभाग का 2.4% हिस्सा भारत में है। लेकिन अगर पूरी आबादी की बात की जाए तो विश्व की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा भारत में रहता है। तो आप सोचिए कि भारत के संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है कि जनसंख्या हमारे पास वो लैंड एरिया जो है वो 2.4% है, यानी कि बहुत कम है। एक तरह से 2.5 भी मान लीजिए तो 2.5% हमारे पास लैंड एरिया है, और 17.5 यानी कि 17.5% हमारी क्या है? कुल आबादी, विश्व की कुल आबादी 17.5% हिस्सा भारत में रहता है। तो भारत के चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे फसलें हो, खाद्यान्न हो, सभी संसाधनों पर एक तरह से बहुत ज्यादा दबाव है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद अगर 2011 की जनगणना के आधार पर पूछा जाए तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से देश है, और करंट में अभी अनाउंस नहीं किया गया, वरना भारत विश्व का पहला सबसे बड़ा देश बन गया है। और विश्व की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा यहाँ पे रहता है। अभी मैंने ये 4 पॉइंट्स आपको बताए, ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। और भारत कहाँ स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया का भाग है। एशिया महाद्वीप में भी किस एशिया का? दक्षिण एशिया का। अब मैप में आपको देखना ये आना चाहिए कि अगर ऐसा मैप है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो भारत कौन से? साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया का क्या है? भाग है, ठीक है। और इसके उत्तर में हिमालय द्वारा एक प्राकृतिक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये क्या है? हिमालय यहाँ पे पूरा बिलोंग करता है यहाँ पे। तो ये क्या है? एक प्राकृतिक सीमा बनाता है भारत के लिए। हम एक नया मैप लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसके उत्तर में हिमालय द्वारा एक प्राकृतिक सीमा बनाई जाती है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या है? हिमालय, जिसके द्वारा क्या प्राकृतिक एक सीमा बनाई जाती है, यानी नेचुरल बाउंड्री, ठीक है। और दक्षिणी हिस्सा प्रायद्वीपीय है, जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर, यानी कि तीनों तरफ से सागरों से घिरा है भारत। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर किससे? बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इधर किससे? अरब सागर से घिरा हुआ है, यहाँ से अरब सागर से घिरा हुआ है, और यहाँ पे किससे? हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये तीनों सागरीय क्षेत्र भारत के, यहाँ पे भारत है, यहाँ के तमिलनाडु में क्या है? एक क्षेत्र कन्याकुमारी। ये जो तमिलनाडु में कन्याकुमारी क्षेत्र है, यहीं पर ये तीनों सागर यानी कि बंगाल की खाड़ी,
फिर अरब सागर और हिंद महासागर, ये तीनों क्षेत्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी क्षेत्र में आपस में मिलते हैं। भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश शामिल होते हैं। तो प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारत तो एक देश है, तो इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसकी भारत की कुछ ऐसी विविधताएं हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण भारत को एक प्रायद्वीपीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। तो भारत सबसे पहले तो ये एक तरह से इसकी प्राकृतिक सीमा है। आप देखिए यहाँ पे कोई नेचुरल बाउंड्री बन रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ बे ऑफ बंगाल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इधर अरब सागर प्रोटेक्ट कर रहा है, और इधर इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। फिर इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? यहाँ हिमालय यानी कि विशाल हिमालय, बृहद हिमालय हमारा यहाँ पे है, जिसकी वजह से इसकी चारों तरफ से एक तरह से नेचुरल बाउंड्री बन रही है। इस वजह से भारत की एक अलग से प्राकृतिक सीमा है, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। ये हो गया एक पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? इसमें कई देश स्थित हैं, ये उसका दूसरा कारण है, उपमहाद्वीप कहे जाने का दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? कि तीसरा कारण यह है कि इसमें विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। अभी मैंने आपको बताया तुरंत ही कि लगभग 17.5% हिस्सा भारत में ही बिलोंग करता है, और अन्य देशों को मैंने बताया ना कि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी कंट्रीज भी कंसीडर की जाती हैं। तो अगर 17.5 हिस्सा विश्व की कुल आबादी का भारत में ही है, और इन सबको भी अगर हम इंक्लूड कर लें, बाकी की हमारी जो नेबर कंट्रीज हैं, तो एक तरह से विश्व का एक बड़ी आबादी, बड़ा हिस्सा यहाँ पे रहता है, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। फिर यहाँ की जो जलवायु है वो एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, जिससे वर्षा काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे होती है, जिस वजह से भी इसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। और यहाँ मुख्यतः यह जो है क्षेत्र, पूरा भारत का ये पूरा क्षेत्र जो है वो कैसा क्षेत्र है? कृषि प्रधान, यानी कि यहाँ पे कृषि काफी अच्छी मात्रा में की जाती है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिस वजह से यहाँ इसको जो है ये बोला जाता है कि उपमहाद्वीप क्षेत्र है। यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों और सेवा क्षेत्रों का भी विस्तार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कृषि की प्रधानता अधिक है, और सांस्कृतिक विविधता भी है, जिस वजह से भी इसको एक तरह से उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको कितने कारण बता दिए? लगभग 5-6 कारण मैंने आपको बताए। पहला कारण क्या था कि यहाँ एक अलग प्राकृतिक सीमा निर्धारित करता है। दूसरा है इसमें कई सारे देश शामिल हैं। तीसरा है इसमें विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। और चौथा क्या है? यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ आप नोट डाउन करते जाइएगा अपने कॉपी में, ठीक है? नोट करते रहिए इसको। उसके बाद क्या है? विश्व की जलवायु, एक विशिष्ट जलवायु पाई जाती है। उसके बाद क्या है? यह एक कृषि प्रधान देश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन कृषि की प्रधानता अधिक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सभी जानते हैं। इसके बाद क्या है? यहाँ एक सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे विद्यमान है, जिस वजह से क्या भारत एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भारत को दी जाती है। ठीक है, ये सारे चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब भारत की वर्तमान में अगर क्षेत्रों की बात की जाए, तो भारत के पास वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब इसके हम बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। तो भारत की का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यानी कि ये विस्तार जो है भारत का वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और जबकि देशांतरी विस्तार की बात की जाए, यानी कि ये इस तरह से लंबी क्षैतिज रेखाओं में, तो यहाँ पे क्या भारत का विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। ठीक है, अगर भारत की स्थिति पूछी जाए तो आप यही बताएंगे कि भारत
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इतनी बातें आई होप क्लियर होंगी आपकी। तो इस प्रकार अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो अगर कोई पूछे कि भारत की स्थिति क्या है, किस गोलार्ध में भारत स्थित है, तो आप क्या पूछेंगे सबसे पहले उससे? अरे भाई पहले ये तो बताओ कि अक्षांशीय दृष्टि से पूछ रहे हैं या देशांतरीय दृष्टि से। तो आप अगर उसने बोला अक्षांशीय दृष्टि से तो आप बोल देंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर कहा ठीक है देशांतरीय दृष्टि से बता दो फिर, तो आप क्या बोलेंगे कि भारत तब पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर्क रेखा भारत से गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से लगभग गुजरती है और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इरेज कर लेते हैं। सिस्टम हैंग हो रहा है जिस वजह से हम आगे की क्लास नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये इरेज भी नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो क्या करेंगे, अभी हम ये क्लास यहीं पे रोकते हैं। कर्क रेखा की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो कर्क रेखा से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक मैं देख लेती हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर करके फिर हम लोग नई क्लास में कर्क रेखा से डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।